गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी कि एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मोटो क्या होता है, हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कॉमर्शियल फार्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें इंटेंसिव जो फार्मिंग है वो करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब आपको चैप्टर में बताया था जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका एक जैसे निर्वाह कृषि आया था सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। ठीक है, एक इंटेंसिव आया था। तो इंटेंसिव की बात हम यहाँ करते हैं जिसके अंदर मॉडर्न से मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, HYV सीड्स और HYV पैकेज। जब हम HYV पैकेज की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका हाई क्वालिटी सीड्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर आपके फर्टिलाइज़र्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर आपके पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स भी आ जाते हैं। मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इन सब की हेल्प से तभी आपका एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन हुआ। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुए थे, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 56 के अंदर स्टार्ट हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान है इसका रिज़ल्ट हमें 1966 के अंदर 1967 के अंदर मिला कि वहाँ से लगभग हमने एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। उससे पहले हम जो है फॉरेन कंट्रीज से जो है फूड ग्रेन्स को हम इंपोर्ट करते थे, तो उसका रिज़ल्ट हमारा ये रहा कि अब हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था, अब हम क्या कर रहे थे, उसका एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि हमारे पास जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हो जाती है हम उसका एक्सपोर्ट करते हैं, जिस चीज़ की कमी रहती है हमारे पास हम उस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं। तो कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टाइज्ड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड एल्टीट्यूड्स। जो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि की जाती है, वो खासकर सेमी एरिड लैंड्स। सेमी एरिड का मतलब अर्ध शुष्क, ना ही तो पूरी तरह से सूखी है, ठीक है, ना उसके पूरी तरह से उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है। और मिड एल्टीट्यूड्स की हम बात करते हैं तो मध्य अक्षांशों की। इसकी कुछ फीचर्स हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट डू मीन बाय एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स। तो फीचर्स की जब बात करते हैं, वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप। इस एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जो वीट है वो एक मेन क्रॉप है। जैसे मैंने बताया 1966 में हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। पहले हम इंपोर्ट करते थे, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें मेन जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था वो वीट एंड राइस का ही हुआ था। दो अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राय, आल्सो ग्रान, इसके साथ ही ये चीज़ भी इसके लगाई जाती हैं। जैसे मक्का हो गई आपकी, बार जौ हो गई, ठीक है, और जई हो गई या राई हो गई। ठीक है, इन फसलों को भी हम इसके साथ लगाते हैं, ये भी हमारी कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के अंदर आ जाती हैं। द साइज ऑफ द फार्म इज़ वेरी लार्ज एंड ऑफन रन इनटू हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। तो प्लांटेशन के अंदर भी आया था ये चीज़, और एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर भी आ रहा है ये चीज़ कि जो फार्म का साइज़ है, जो खेत का साइज़ है, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 100 देखिए ये चीज़ अगर आप इंडिया के अंदर बात करेंगे, आप अपने आसपास देखेंगे तो इतने जो है आपको बड़े खेत दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यही चीज़ आप USA के अंदर चले जाएँ, अमेरिका के अंदर चले जाएँ, तो और क्या नाम है, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाएँ, ठीक है, आप साउथ अफ्रीका के अंदर चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको काफ़ी बड़े खेत दिखाई देंगे, काफ़ी बड़े खेत देखने को मिलेंगे, जिसमें एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पॉसिबल है। क्योंकि देखो सही मायने में जो मॉडर्न टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज जो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर उससे एग्रीकल्चर होता है, तो वो उसके को एक बड़ा एरिया चाहिए उन मशीनों के लिए। जो हमारे यहाँ के खेत हैं ये काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, अगर कंबाइन मशीन आप एग्जांपल लेते हैं, कंबाइन मशीन अगर हमारे खेत में खड़ी हो जाती है तो आपको खेत बहुत छोटा लगने लग जाता है। ठीक है, तो जो कंबाइन मशीन हमारे आते हैं उससे भी बड़ी बड़ी काफ़ी मशीनें हैं। नेक्स्ट है, दिस इज़ हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इन
विच ऑल ऑपरेशंस फ्रॉम प्लगिंग टू हार्वेस्टिंग आर डन बाय मशीन्स। इसकी और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इसके अंदर खेत जोतने के लिए से लेकर और फसल काटने तक सारा काम मशीनों से किया जाता है। ठीक है, इसलिए बोला हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा काम मशीन से किया जाता है। और एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि जितना ज़्यादा हम टेक्निक का, मॉडर्न टेक्निक्स का, मशीनरी का यूज़ करेंगे उतना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं तो सिंस द फार्म्स आर मैकेनाइज्ड एंड पॉपुलेशन इज स्पार्स, यील्ड पर एकड़ इज लो बट यील्ड पर पर्सन इज हाई। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जैसे हम मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं और जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो या कई एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है, दूसरे कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर तो खैर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ में यहाँ क्योंकि वर्ल्ड से रिलेटेड चैप्टर है आपका, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, तो काफ़ी कम पॉपुलेशन होने के कारण क्या रहता है कि जो हम एकड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से बात करते हैं, पर एकड़ के हिसाब से हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन कम रहता है। भाई 1 एकड़ के अंदर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उसके हिसाब से तो कम हुआ है, लेकिन अगर हम पर पर्सन के हिसाब से बात करते हैं तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी कि प्रोडक्शन बहुत हुआ है पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी कम रही है। इसलिए पर एकड़ के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से बात करते हैं तो प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन काफ़ी हाई है। इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक खेत हम लेते हैं, अगर उसके ऊपर 5 की डिपेंडेंसी है और एक दूसरा हमने खेत ले लिया उसके ऊपर 2 पर्सन की डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पर जहाँ पर 2 पर्सन है वहाँ पर जो डिपेंडेंसी कम होने के कारण जो है आपका यील्ड पर पर्सन है वो जो क्या रहेगा, हाई रहेगा, और जहाँ 5 है वहाँ पर क्या रहेगा, लो रहेगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे किन एरियाज़ के अंदर है जो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। देखिए एक बार आपको मैप बताया था ग्रासलैंड से रिलेटेड, तो सेम लगभग इसमें वही एरियाज़ आपके आ रहे हैं। तो एक मैप देखिए आप, ये एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का ये मैप आपने फिल करना है। ग्रासलैंड्स बताए थे, देखिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर है आपका प्रेरीज। क्लियर। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो लार्ज एरिया है प्रेरीज का, जो एरिया है प्रेरीज उसको बोलते हैं, वहाँ पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, क्योंकि जैसे एक इसकी फीचर आई थी, द साइज इज़ द फार्म इज़ वेरी लार्ज एंड ऑफन रन इनटू हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो आपका है इसके अंदर पंपास। और जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट तो ये पूरा है, तो पंपस कहाँ हुआ, पंपस हुआ अर्जेंटीना जो कंट्री है आपका उसके अंदर हुआ, उस एरियाज़ के अंदर हुआ पंपस जो है अर्जेंटीना के अंदर हुआ। क्लियर। एक नॉर्मल ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है पंपस लाइन विच कॉन्टिनेंट, तो साउथ अमेरिका, लेकिन अगर हम प्रॉपर कंट्री पूछ लें तो आपका क्या आ गया, अर्जेंटीना आ गया। साउथ अफ्रीका आपको बताया था कि इन एरियाज़ के अंदर होती है, तो वेल्ड जो ग्रासलैंड यहाँ पे बताया था, तो वेल्ड ग्रासलैंड के अंदर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। हम यूरेशिया की बात करते हैं तो स्टेपीज़ जो है, ये इसकी यूरेशिया इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर यूरोप और एशिया के दोनों पार्ट आ जाते हैं, और ये रेगुलर कंटिन्यूस ग्रासलैंड है, तो इस एरिया के अंदर भी एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर डाउन्स, ठीक है, तो डाउन्स की हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो ग्रासलैंड है जहाँ पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है उसको हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ ग्रासलैंड्स हैं। न्यूजीलैंड का आपको बताया था, इसमें मेंशन नहीं है, कैंटरबरी, ठीक है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। देखिए यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये मैं क्वेश्चन आप करेंगे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन का 5 मार्क्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इसकी फीचर्स और इसका मैप। क्लियर। थैंक यू।